हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनप्लस टेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स के ऐसे नियमों के बारे में जिनके बारे में आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये नियम ऐसे हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है। ज़्यादातर लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, उनको नियमों का पता नहीं होता है। वो दैनिक जीवन में जो अपने ट्रांजेक्शन करते हैं उसके अंदर उनको नॉलेज नहीं हो पाती है, इसकी वजह से उनको इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाता है। और जब आपको नोटिस मिल जाता है तो उसके बाद जब इनकम टैक्स आपकी जाँच करने लगता है तो वो आप पर बहुत सारा टैक्स जो है आपके ऊपर लगा देता है, और साथ ही साथ में बहुत भारी पेनल्टी भी आपको इनकम टैक्स को पे करनी पड़ती है। तो अगर आप ये नियम जान लेंगे तो आपको भविष्य में इस तरीके की परेशानी नहीं आएगी। टोटल इस वीडियो में हम 6 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि यूपीआई से कितने रुपए के लेन देन पर आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल यूपीआई से लेन देन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये पॉइंट हमने इसमें कवर किया है। सेकंड हमारा पॉइंट रहेगा कि कितने लाख रुपए की एफडी आप करवा सकते हैं बैंक में, ताकि जिस पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, यानी कितने लाख रुपए की एफडी करवाने पर आपको नोटिस मिल सकता है। तीसरा पॉइंट आता है कितने सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए, यानी आप बैंक में कितने अकाउंट खुलवा सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं मिले। फोर्थ पॉइंट आता है कि बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट में आप एक वित्तीय वर्ष में कितना पैसा नगद जमा करा सकते हैं ताकि आपको आईटी का नोटिस नहीं मिले। फिफ्थ नंबर का पॉइंट आएगा कि चालू खाते यानी करंट अकाउंट, जो बिजनेस आप करते हैं उसके लिए जो अकाउंट खुलवाते हैं उसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं, उसमें आप एक वित्तीय वर्ष में कितना नगद जमा कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं मिले। और जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक में आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि इनकम टैक्स का नोटिस नहीं मिले। ये जो 6 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कशन करते हैं सबसे पहले पॉइंट का कि यूपीआई से कितने रुपए तक के लेन देन पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। देखिए, वैसे तो इनकम टैक्स विभाग ने कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया है कि किसी विशेष प्रकार के यूपीआई के लेन देन के ऊपर ही आपको इनकम टैक्स नोटिस आएगा, यानी कोई नियम नहीं है, किसी भी लेन देन पर आपको नोटिस आ सकता है। कोई स्पेशल कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि आपको इसी प्रकार के किसी प्रकार, क्योंकि आजकल यूपीआई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो सरकार इनकम टैक्स है जो वो यूपीआई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो कभी भी कोई छोटी सी गलती करने पर जो है वो आपको इनकम टैक्स का नोटिस थमा सकते हैं। देखिए, फिर भी हमने कुछ पॉइंट निकाले हैं, इन पॉइंटों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको यूपीआई का जो इनकम टैक्स का नोटिस है वो नहीं मिलेगा। पहला ये है कि अगर आप एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में देखा जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, अगर आप यूपीआई से अपनी वार्षिक आय से ज़्यादा की लेन देन कर देते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है। देखिए, अगर आप आईटीआर भरते हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट में हर साल जो भी इनकम आपकी होती है यानी 2 लाख 3 लाख, अगर उससे ज़्यादा का यूपीआई लेन देन अगर आपका हो जाता है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। तो कोशिश करें कि जो आपका यूपीआई है वो आपकी इनकम के अनुसार ही हो, लेन देन उसी के अनुसार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका कोई बिजनेस है, देखो बिजनेस है तो आप यूपीआई से लेन देन करते ही होंगे, यानी कस्टमर आपको पेमेंट करते होंगे। अगर आप एक दिन में 10,000 से ज़्यादा का लेन देन यूपीआई से अपने बचत खाते में, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने बचत खाते में करते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है। देखिए, जो भी बिजनेस करते हैं उनको यूपीआई से जो लेन देन होता है बिजनेस का, वो सेविंग अकाउंट में नहीं करना चाहिए, उनको करंट अकाउंट में करना चाहिए, तब जाकर उनको जो है वो इनकम टैक्स के नोटिस से बच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तुरंत ही जो है करंट खाता खुलवाकर उसमें लेन देन शुरू कर देना है। बचत खाते में कभी भी आप बिजनेस का लेन देन नहीं करना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि अगर किसी गैर रिश्तेदार व्यक्ति, यानी कोई दोस्त हो सकता है, मतलब अपने रिलेटिव नहीं है, खून में कोई रिश्तेदार नहीं है, उसने आपको कोई गिफ्ट दे दिया हो यूपीआई के द्वारा 50,000 रुपये, भाई आपको 50,000 यूपीआई से ट्रांसफ़र कर दिए, ये बोला कि भाई आपको गिफ्ट दे रहे हैं, किसी भी वजह से गिफ्ट दे सकते हैं, तो वो जो गिफ्ट है ना उसको आपको इनकम में जोड़ना पड़ेगा। यानी जब आप आईटीआर रिटर्न फाइल करते हैं साल में 31 अप्रैल के महीने में, तो उसको इनकम में जोड़ना है। यानी आप जो भी साल भर की इनकम कमा रहे हैं, मान लीजिए आप 5 लाख कमा रहे हैं और किसी ने आपको 50,000 का गिफ्ट दे दिया, तो आपकी जो इनकम है वो 5,50,000 यहाँ पर मानी जाएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। इस चीज़ को अगर आप नहीं करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली इनकम टैक्स का नोटिस आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो ये यूपीआई के पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
कि कितने लाख रुपए की एफडी करवाने पर नोटिस आ सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि देखो ज़्यादातर व्यक्ति जो है बैंकों में एफडी करवाना पसंद करते हैं और उनको इस नियम का पता नहीं होता है। देखिए, अगर एक वित्तीय वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर आप 10 लाख या उससे ज़्यादा की लिमिट एफडी करवा देते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। ये जो लिमिट है वो आपके सभी बैंकों में एफडी को मिलाकर मानी जाती है। मान लीजिए आपका अलग अलग बैंकों में एफडी करवा रखा है, आपने जो है बीओआई में भी करवा रखा है, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में भी करवा रखा है, आपने एसबीआई में भी करवा रखा है, आपने यूनियन बैंक में भी करवा रखा है, आपने मतलब अलग अलग बैंकों में एफडी करवा रखी है। किसी में 2 लाख की है, किसी में 5 लाख की है, किसी में 3 लाख की है, किसी में 4 लाख की है। तो आपका ये लिमिट देखा जाएगा। ये अगर 10 लाख से ऊपर आ जाता है ना तो आपको नोटिस की मिलने की संभावना है। तो आपको बताना होगा कि ये पैसा कहाँ से आया है। अगर इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो आपको उसका रिकॉर्ड इनकम टैक्स को देना पड़ेगा, यानी आपके पास उस पैसे का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा पैसा आपने कमाया है मेहनत मजदूरी से, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी होती है कि जो आप एफडी कराते हैं तो उससे आपको ब्याज मिलता है, तो उस ब्याज को आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो अपनी इनकम में जोड़ देना चाहिए और उसी के अनुसार आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नोटिस आ सकता है। ज़्यादातर लोग ऐसी गलती नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जो ब्याज है उसको अपनी मूल इनकम में ज़रूर जोड़ना है और उसी के अनुसार सरकार को इनकम टैक्स पे करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि बैंक में आप कितने सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर गलतियाँ हो जाती है। देखिए, ऐसा कोई सरकार ने या इनकम टैक्स विभाग ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है। आप कितने भी अकाउंट जो है आप खोल सकते हैं, यानी किसी भी बैंक, जैसे भारत में जितने भी बैंक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आप सभी बैंकों में जो है सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, जितने चाहो उतने खोल सकते हैं। लेकिन देखिए, ज़्यादा अकाउंट खोलने के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपने अलग अलग बैंकों में भी अकाउंट खुलवा रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पैसे को अलग अलग अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी अलग अलग अकाउंट में जमा कर सकते हैं। आजकल क्या है, आपको पता है कि फ्रॉड बहुत होता है। अगर गलती से मान लो आपके किसी एक अकाउंट में फ्रॉड होता है तो बाकी अकाउंट का पैसा बच जाता है, तो ये भी फ़ायदा होता है, यानी जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उसके लिए ये बेनिफिट हो जाता है। दूसरा फायदा ये है कि आप अलग अलग खातों में एफडी करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए एफडी में भी क्या होता है, एक नियम है कि अगर बैंक डूब जाता है ना तो आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। यानी अगर आपने किसी बैंक में 10 लाख की एफडी करवाई और वो बैंक डूब गया तो आपको मात्र 5 लाख रुपए जो है बैंक वापस देगी, क्योंकि इंश्योरेंस जो होता है वो 5 लाख रुपए तक का ही होता है। तो इस वजह से आप अलग अलग बैंक में भी टुकड़ों में एफडी करवा सकते हैं अगर आपके एक से ज़्यादा बैंकों में अकाउंट है तो। तीसरा फायदा ये है कि देखो, बैंकों में अलग अलग ब्याज दर होती है, अलग अलग ऑफर होते हैं, तो उन ऑफर का फायदा भी आप ले सकते हैं। जिस भी बैंक में अच्छा हो आप वहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। और जो अंतिम और लास्ट जो फायदा है वो है कि देखो, कभी कभी जो बैंक का है ना वो सर्वर डाउन हो जाता है। कभी भी आप ज़्यादातर गए होंगे, कभी इमरजेंसी काम होगा तो बैंक में सर्वर डाउन होगा, आपका काम नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास दूसरे बैंक में अकाउंट है तो आप उस बैंक में जाकर अपना काम करवा सकते हैं, क्योंकि सभी बैंकों के सर्वर अलग अलग होते हैं, सभी के एक साथ खराब नहीं होते हैं। तो ये भी फायदा बहुत रहता है और बिजनेसमैन के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि देखो 2-3 करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, क्योंकि किसी में कभी क्या प्रॉब्लम आ जाती है, तो अलग अलग में उनका काम कभी भी अटकता नहीं है अगर एक से ज़्यादा खाते होते हैं तो। अब नुकसान तो यही है कि देखो, जितने ज़्यादा खाते होंगे उनमें बैलेंस रखना पड़ेगा, मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाओगे तो आपको चार्ज लग जाएगा, और जितने ज़्यादा खाते होते हैं उनको मैनेज करने में भी दिक्कत आती है कि आप मेंटेन ही नहीं कर पाओगे उनको कि कौन सा खाता कहाँ पर है, क्या लेन देन चल रहा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है 1 या 2 खाते रखना ही पसंद करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि बचत खाते में आप कितना पैसा एक वित्तीय वर्ष में नगद जमा कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा नोटिस इसकी वजह से ही आते हैं। देखिए, आप एक वित्तीय वर्ष में अगर 10 लाख से ज़्यादा की राशि जमा करते हैं अपने बचत खाते में तो आपको नोटिस आ सकता है। अब ये 10 लाख की लिमिट है वो आपके सभी बैंक खातों को मिलाकर मानी जाती है। पहले वही बात जैसे एफडी में है कि अगर आपके 4-5 बैंकों में खाते हैं, अगर आपने किसी में 2 लाख डाल दिए, किसी में 3 लाख डाल दिए, किसी में 5 लाख डाल दिए, किसी में 4, तो ये लिमिट यहाँ कैलकुलेट होती है, यानी किसी में 2 लाख डाल, तो ये सारे मिला के अगर 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आपको डेफिनेटली आपको नोटिस मिल सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखिए, आप जितना भी केस जमा करा रहे हैं ना अपने अकाउंट में, उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब भी नोटिस आएगा वो यही तो सवाल पूछेगा कि पैसा कहाँ से आया, तो फिर आपके पास उसका जवाब होना ही चाहिए।
अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो इनकम टैक्स आपके ऊपर भारी पेनल्टी लगाएगा और साथ ही आपके जो पुराने रिकॉर्ड की जांच भी हो जाएगी। देखिए भैया, जब नोटिस आता है ना तो पुराने गड़े मुर्दे भी उखड़ जाते हैं, यानी आपने पहले भी कोई बड़ी गलती की होगी वो उसका भी टैक्स आपसे वसूल लिया जाएगा। इसलिए पहले से ही सावधानी बरत कर चलना चाहिए अपने। देखो, ये पॉइंट आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसकी चपेट में भी आ रहे हैं। देखो, अपने बचत खाते में कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा जमा ना करवाएं, इससे आप मुसीबत में फंस सकते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा? क्योंकि आजकल जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसमें किसी दूसरे का खाता ही उपयोग में लिया जाता है, इसलिए किसी को भी अपना खाता उपयोग करने के लिए ना दें। देखिए, ये जो साइबर फ्रॉड करते हैं ना वो यही करते हैं, वो किसी भी गरीब व्यक्ति का जिसको पैसों की ज़रूरत होती है उनके खाते को इस्तेमाल करते हैं और उन खातों में जो फ्रॉड का पैसा लेते हैं फिर उसको कमीशन देते हैं और वो पैसा बाकी का नगद निकाल लेते हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो बेचारा वो गरीब आदमी मारा जाता है और जो फ्रॉड करने वाला है वो बच जाता है। तो हो सकता है कोई आपका दोस्त और आपसे कुछ इस तरीके का आपको लोभ प्रलोभन देके आपसे आपका अकाउंट मांगने की कोशिश करे, तो आपको नहीं देना है, नहीं तो आपको भी जो है कभी भी जेल जाना पड़ सकता है। क्योंकि आज के वक्त में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो साइबर फ्रॉड ही है, साइबर क्राइम ही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि चालू खाते यानी करंट अकाउंट जो बिजनेस करते हैं उसमें आप एक वित्तीय वर्ष में कितना नगद जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आप करंट अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख से ज़्यादा की राशि एक वित्तीय वर्ष में जमा या निकासी दोनों करते हैं तो इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। देखिए, जमा करेंगे तभी तो निकासी करेंगे, तो नगद मेन यहाँ पर नगद की बात हो रही है। ऑनलाइन तो आपका पैसा कितना भी आ जाए क्योंकि उसका तो रिकॉर्ड रहता है, लेकिन नगद जो पैसा आता है ना उसका रिकॉर्ड नहीं रहता है, तो आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख या उससे ज़्यादा की राशि नगद में ले लेनी है। देखिए, आपका व्यापार है, आप कोई भी चीज़ बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक व्यक्ति जो खरीदार आपके पास आया है उससे एक दिन के अंदर 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की राशि नगद में नहीं लेनी है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली इनकम टैक्स का नोटिस मिलेगा और फिर आप एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। देखिए, आपके पास सभी केस रिकॉर्ड का जो भी लेन देन आप करते हैं ग्राहक से उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये पैसा किस पर्पज़ के लिए आया था, किस वजह से आपने ये पैसा लिया है। देखिए, आप जब भी आईटी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अपने खाते में हुए लेन देन के हिसाब से फाइल करना चाहिए, नहीं तो आपको नोटिस आ सकता है। क्या होता है कि जैसे करंट अकाउंट वाले क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, तो वो जो आईटी रिटर्न भरते हैं तो उसमें दिक्कत आती है क्योंकि आईटी रिटर्न में अमाउंट अलग होती है, खाते में अलग टर्नओवर होता है, तो मैच नहीं करता है, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो आपको इसका विशेष से ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस। देखिए, आजकल हर कोई व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करते वक्त वो भूल जाता है कि इसका नियम क्या है। वो उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो पूरा इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि भाई इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। तो देखिए, अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे ज़्यादा की राशि म्यूचुअल फंड या स्टॉक या बॉन्ड या डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। क्योंकि देखिए, 10 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये पैसे आपके पास कहाँ से है, आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई जॉब है, उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। यानी जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसका पैसा कहाँ से आया है उसका रिकॉर्ड आपके पास होना ही चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट आपके आईटीआर के अनुसार होना चाहिए, अन्यथा आपको नोटिस। जैसे मान लो आप आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर में दिखाते हैं साल की 10 लाख, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया उस साल 20 लाख रुपए, तो वो फिर 10 लाख एक्स्ट्रा आ गए, तो इसका मतलब वो कहाँ से आए उसका जानकारी आपको देना है। आपकी कोई अदर इनकम है, आपका कोई अलग से बिजनेस है, तो वो सब आपको रिकॉर्ड रखना है, तब जाके आप इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब दे पाएंगे और कोई भी टैक्स या पेनल्टी से आप जो है बच पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।